नमस्कार छात्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब तक हमने कोशिका का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, शुरुआत से देखते आ रहे हैं, उनके टाइप्स देखे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण कोशिका अंग जैसे केंद्रक है। केंद्रक तो खैर कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन सेल ऑर्गेनेल जिसको हम बोले, जैसे क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में, हरितलवक हिंदी में हम उसको कहते हैं, भोजन बनाने का कार्य जो कर रहा था। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका जो ऊर्जा के लिए आवश्यक था। इस सब के बारे में हमने चर्चा की। अब एक और महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल कोशिकांग है राइबोसोम, जिसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो कोई सी भी कोशिका हो, प्रोकैरियोटिक कोशिका हो या यूकैरियोटिक कोशिका हो, और फिर यूकैरियोटिक कोशिका में पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो, कोई भी सेल हो उसमें राइबोसोम जरूर पाया जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि राइबोसोम तो जरूर पाया जाएगा, ये आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि आखिर क्यों किसी भी कोशिका के लिए राइबोसोम बहुत जरूरी है। राइबोसोम सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने इसमें लिए हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो है, कोशिका में जो राइबोसोम है वह झिल्ली विहीन रचना है। इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, नॉन मेम्ब्रेनस है, झिल्ली विहीन कोशिकांग होता है राइबोसोम, ये हमें याद रखना है। दूसरा पॉइंट जो आता है वह है कि आखिर राइबोसोम को खोजा किसने। तो रॉबिन्सन और ब्राउन, ये दो साइंटिस्ट के नाम हमको याद रखने हैं। पहला है रॉबिन्सन और दूसरा है ब्राउन। रॉबिन्सन और ब्राउन, इन्होंने पादप कोशिका में, प्लांट सेल में राइबोसोम को देखा। जबकि पैलाडे एक और साइंटिस्ट है, इनका नाम भी हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्होंने जंतु कोशिका में देखा। यदि प्लांट सेल में प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है, तो आपको रॉबिन्सन और ब्राउन टिक करना है। जबकि जंतु कोशिका में यदि पूछता है तो फिर आपको पैलाडे टिक करना है। दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब चूंकि मैंने बोला चाहे फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका हो या यूकैरियोटिक कोशिका हो, दोनों में राइबोसोम मिल रहा है। अब राइबोसोम दोनों में होगा, लेकिन उसका प्रकार अलग होगा, उसका टाइप अलग होने वाला है अलग अलग कोशिकाओं में। जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको जो राइबोसोम मिलते हैं वो 70S मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70S टाइप के मिलते हैं। और जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में आपको जो राइबोसोम मिलने वाले हैं, जो विकसित कोशिकाएं हैं, जैसा कि हम एक वीडियो में पढ़ चुके हैं, और आप चाहें तो वापस जाकर उस वीडियो को देखिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। पूरा वीडियो है इस पर। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कम विकसित होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं अधिक विकसित होती है। किन तथ्यों में यह विकास की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। असल में हम देखें तो यूकैरियोटिक में 70 भी होते हैं और 80 भी होते हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक भी पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया हरितलवक में हम पढ़ चुके हैं 70S प्रकार के राइबोसोम है। इस तरह से यूकैरियोटिक कोशिका में 70 भी मिलेंगे और 80 भी मिलेंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको केवल 70S प्रकार का राइबोसोम ही देखने को मिलेगा। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। बात करते हैं 70S और 80S राइबोसोम की। तो जो 80S राइबोसोम है उसमें दो उप इकाइयां हैं, एक होगा 60S और एक होगा 40S। 80S जो राइबोसोम है उसमें दो उप इकाइयां हैं, 60 और 40। ये आपको याद रखना है। 60 और 40 100 होते हैं, लेकिन ये 80 है क्योंकि ये जोड़ नहीं है, ये जोड़ नहीं है। 60S बड़ी इकाई है और 40S छोटी इकाई है। राइबोसोम में दो उप इकाइयां होती हैं, बड़ी इकाई और छोटी इकाई। बड़ी इकाई है 60 और छोटी इकाई है 40। अब बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला राइबोसोम 70 है, तो इसमें भी दो उप इकाइयां होंगी, 50 और 30। 50 और 30 80 होता है, लेकिन ये 70 है। याद रखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको ये दोनों 70 और 80 बड़ी ही आसानी से याद होगा। 80S जब आप याद कर रहे हैं -20 करिए, जो भी आपके पास आया 60 उसमें से -20 करिए, तो ये आपका हो गया 60S और 40S दो उप इकाइयां है। 60S बड़ी इकाई है। 70S की बात करें, इसमें से भी आप -20 करिए, 50 हो जाएगा। 50 में से भी -20 करिए, 30 हो जाएगा। तो 50 और 30 से बनेगा 70। याद रखने में आसानी होगी। और ये एस क्या है, ये है स्वेडबर्ग कॉफिशिएंट। अब ये स्वेडबर्ग कॉफिशिएंट क्या है, इसके बारे में तो फिर अलग से वीडियो बढ़ाना पड़ेगा, सेडिमेंटेशन पर है, देखेंगे कभी बाद में। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि 70 और 80 दो प्रकार के राइबोसोम। 70 बना है 50-30 से, 80 बना है 60-40 से। अब ये दोनों उप इकाइयां आपस में जुड़ी रहती है, तो जुड़ी रहती है तो किससे जुड़ी रहेंगी,
फेविकोल से, जी नहीं, फेविकोल से बिल्कुल नहीं जुड़ी रहेंगी, ये जुड़ी रहेंगी मैग्नीशियम से। ये हमें याद रखना है कि ये दोनों उप-इकाइयां किससे जुड़ी है, मैग्नीशियम से जुड़ी हुई हैं। मैग्नीशियम का रोल भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया। अब राइबोसोम है क्या? वास्तव में राइबोसोम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है। अब इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते क्यों हैं? क्योंकि ये बना है आरएनए, आरएनए का राइबो न्यूक्लियो ले लिया हमने, और प्रोटीन का तो फिर पूरा प्रोटीन है ही, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, कुल मिलाकर ये बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन से। राइबोसोम कहाँ बनता है? तो इसके लिए आप पुराना वीडियो देखो, उसमें मैंने बताया है कि राइबोसोम बनता है केंद्रिका में। केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका झिल्ली विहीन है, उसमें बनता है राइबोसोम, और राइबोसोम भी झिल्ली विहीन ही है। इस तरह से हमें याद रखने में आसानी होगी। तो राइबोसोम केंद्रिका में बनते हैं, न्यूक्लियोलस में बनते हैं। और राइबोसोम क्या बनाता है? तो राइबोसोम बनाता है प्रोटीन। प्रोटीन की फैक्ट्री हम इसको कहते हैं। और यहीं से अब हमें उत्तर मिलेगा उस प्रश्न का कि आखिर क्यों राइबोसोम दोनों कोशिकाओं में जरूरी है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, या फिर यूकैरियोटिक में पादप हो, जंतु हो, कोई भी सेल हो, क्या बिना प्रोटीन के रह पाएगी? बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो बोलते हैं कि राइबोसोम तो सब जगह मिलेगा, चाहे वह प्रोकैरियोटिक कोशिका हो या यूकैरियोटिक कोशिका हो। तो ये राइबोसोम के बारे में एक इंट्रोडक्शन था। इन पॉइंट्स को आप याद रखिए। आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उनमें यदि राइबोसोम से क्वेश्चन आता है तो बहुत संभावना है कि क्वेश्चन यहीं से टपकेगा। इसके अलावा आगे की वीडियोस में हम आगे की बात करेंगे।